देश की राजधानी दिल्ली में एक्सटॉर्शन के लिए फायरिंग की जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है क्राइम ब्रांच के एडिशनल सीपी संजय भाटिया जी। सर, लगातार देखने में आ रहा है कि जो एक्सटॉर्शन को लेकर फायरिंग है वो अलग अलग इलाकों में बढ़ती जा रही है। कल भी 2 जगह पर फायरिंग की गई। जितेंद्र, आपको ज्ञात होगा कि 2 दिन पहले 2 फायरिंग इंसिडेंट हुए थे। पहला नांगलोई में हुआ था जब एक फर्नीचर की दुकान में फायरिंग हुई थी, और उसके बाद अलीपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर फायरिंग हुई थी। दोनों जो इंसिडेंट्स थे वो कनेक्टेड दिख रहे थे, और इमीडिएटली क्राइम ब्रांच ने इस पे काम करना शुरू कर दिया और सारी टीमों को हमने लगा दिया। इसमें इन्वेस्टिगेशंस में काफ़ी एफर्ट किए गए, काफ़ी मेहनत की गई। बहुत सारे हमारे पास जो है वो पहलू थे, फैक्ट थे, उनको हम लोगों ने एक साथ पिरोया, खंगाला, एनालाइज किया। और परसों हमारे को इस पर काम करते हुए एक लीड मिली थी कि नांगलोई में 2 लड़के आएंगे शाम को 8 सवा 8 बजे के करीब, वो शायद इस वारदात में शामिल हो सकते हैं। तो हम लोगों ने ट्रैप लगाया, और ट्रैप लगाने के बाद उनको इंटरसेप्ट किया। उसमें से एक लड़के ने फायरिंग की। हमारा जो स्टाफ था उसने अपना संयम नहीं खोया और उन दोनों को ओवर पावर कर लिया। ओवर पावर करने के बाद एक लड़का जिसने फायरिंग की थी उसका नाम आकाश पता चला। आकाश के पास से एक वेपन भी मिला और 3 लाइव कार्ट्रिजेस मिले, और साथ में खाली खोल वहाँ गिरा हुआ था। दूसरा जो लड़का था वो नाबालिग था। दोनों को हम लोगों ने अपने कब्जे में लिया। आकाश को गिरफ्तार कर लिया, और जैसे जुवेनाइल को एप्रीहेंड करते हैं प्रोसीजर के साथ, एप्रीहेंड कर लिया। दोनों से जब पूछा तो दोनों ने बताया। 2 शख्स इनफैक्ट और बताए उन्होंने जो इस दोनों वारदातों में शामिल थे। तो इस तरह इनको अरेस्ट करने के बाद और या एप्रीहेंड करने के बाद हमारी ये दोनों वारदातें जो 2 दिन पहले हुई थी नांगलोई और अलीपुर में, वो वर्कआउट हो गई। और बाकी जो क्रिमिनल्स हैं उनका नाम पता चल गए। रीज़न जो है अभी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी इन्वेस्टिगेशन के पहलुओं पे काम किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही बाकी जो 2 लड़के भागे हुए हैं उनको हम पकड़ लेंगे, और ये पूरा केस वर्कआउट करके और पूरे तथ्यों को सामने लेके आ जाएंगे। सर, इन दोनों वारदातों के पीछे भी क्या मकसद रंगदारी था? अभी तो फिलहाल कुछ चीज़ों को क्रॉस वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। काफ़ी बातें हैं जो इमीडिएटली सामने जो इन्वेस्टिगेशन में दिखती हैं वो एक्चुअली में नहीं होती जब वेरिफिकेशन की जाती है। तो प्राइमरी बातों में तो पहले बात यही हुई थी कि एक्सटॉर्शन की थी, लेकिन जब हमने सेकेंडरी वेरिफिकेशन की या टर्जरी वेरिफिकेशन करेंगे, जितना ही हम डीप जाएंगे तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या रीज़न रहा है इनका फायरिंग करने का, और किसके कहने पे उन्होंने फायरिंग की। तो अभी इन्होंने कुछ नाम बताए हैं, वो नाम हम लोगों को पता चल गए हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और एग्जैक्ट रीज़न जो है हम इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद बता पाएंगे। सर, जिस तरीके से वारदातें लगातार इस तरीके की बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं कारोबारियों के अंदर एक भय का माहौल पैदा हो गया है। क्या दिल्ली पुलिस मानती है एक बड़ा चैलेंज है? जितनी भी अभी तक आप देखें अगर वारदातें हुई हैं, हम लोगों ने इमीडिएटली उस पर काम भी किया है और वर्कआउट भी हुई हैं, और हमें बहुत कामयाबी भी मिली है। तो इस तरह ये जो कल भी एक आपने सुना होगा 2 वारदातें हुई हैं। पहली पश्चिम बिहार में हुई और दूसरी छावला में हुई, और दोनों का सिग्नेचर तो सेम दिखाई दे रहा है। दोनों में लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि कनेक्टेड हैं। हमारे पास कुछ लीड्स भी हैं, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और बहुत ही उम्मीद है जल्द कि हम इसको वर्कआउट कर लेंगे। जो दूसरी वाली जो छावला में जो वारदात हुई है, अगर आप देखें तो आप वो उसका कुछ और भी कारण निकल सकता है। तो ये कहना कि सिर्फ रंगदारी के लिए व्यापारियों को तंग किया जा रहा है, ऐसा एक श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, बिकॉज कई बार इन सारी वारदातों में जो हो रही हैं रीज़न दूसरे भी निकलते हैं, और कुछ में ऑफ कोर्स एक्सटॉर्शन होता है, लेकिन कई बार रीजंस दूसरे भी होते हैं। तो हम एक स्वीपिंग तौर से नहीं कह सकते कि सभी व्यापारियों को एक या ऐसा रंगदारी के लिए कॉल आ रही हैं या फायरिंग हो रही है। सर, मोस्टली जितनी भी वारदातें हुई इसमें एक पैटर्न देखा गया कि नाबालिगों को रखा गया। उनको रखने के पीछे आपके मुताबिक क्या वजह हो सकती है? अभी ऐसा सच पैटर्न को हमने स्टडी नहीं किया है। हमें सारी वारदातें जो हुई हैं उनको बैठकर एक एनालिसिस करना पड़ेगा, कोलेट करना पड़ेगा, और एक एनालिसिस के बाद ही हम लोग कुछ इस पैटर्न के बारे में या कोई सिग्नेचर अगर बनता है तभी बता पाएंगे कि जो आपका सवाल है उस पर तो हम पुख्ता तौर से तभी बात कर पाएंगे। सर, अक्सर देखा गया विदेश में बैठकर कोई गैंगस्टर कॉल करता है इधर, उसके गुर्गे तुरंत इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे देते हैं। तो ऐसे विदेश में बैठे गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसना कितना मुश्किल है? जितेंद्र, प्रोसीजर है, रूल्स हैं, रेगुलेशन है,
सिस्टम सेट हैं, प्रोटोकॉल सेट हैं, तो उन सारे रूल्स रेगुलेशन सिस्टम्स प्रोटोकॉल्स के अनुसार हम लोग काम करते हैं। काम करने पर हमारे को कामयाबी मिलती ही है अल्टीमेटली, और मुश्किलें कहाँ नहीं आती हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में भी मुश्किलें आती हैं और अड़चनें भी आती हैं। हम अड़चनों को दूर करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनको वर्कआउट कर लें, और जिन्होंने अंजाम दिया है इस पूरे इंसिडेंट को, उनको पकड़ लें और मुकदमे को खोल दें। सर एक आखिरी सवाल, क्या लगता है अब तक की जो वारदात हुई उनको देखकर, क्योंकि देखा गया है कि पहले एक गैंग वारदात को अंजाम देता है, उसके तुरंत बाद 3 दिन बाद या 4 दिन बाद दूसरा गैंग वारदात को, क्या एक तरीके से वर्चस्व की लड़ाई या प्रतिस्पर्धा टाइप कुछ गैंग्स के बीच में हुआ है? इसके लिए भी अभी हमारे जब तक अब ये जो दूसरा इंसिडेंट हुआ है उसको हम वर्कआउट कर लेते हैं और एक उसका सारे हालात उसके मालूम नहीं चल जाते हैं, जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन के सारे पहलुओं पर काम नहीं हो जाता है, तब तक ये कहना मुश्किल है कि ये सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई है। मैंने जैसे पहले वही बताया कि कई बार जो है इस तरह के इंसिडेंट के रीजंस डिफरेंट होते हैं। हर सब्जेक्टिव ये इंसिडेंट्स हैं, कोई एक ऐसा पैटर्न नहीं हम लोग अभी तक ड्रॉ कर पाए। जब तक हम सारी वारदातों को बैठकर एनालिसिस नहीं कर लेते और या देख नहीं लेते, तब तक इसका जवाब देना जो है थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है और पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस तरीके की वारदातों पर शिकंजा कसा जा सके। कैमरामैन रोहित के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।